तो हम लोग पोलराइजेशन खूब अच्छा से देखे हैं, ब्रूस्टर्स लॉ, पोलराइजेशन का कंसेप्ट है ना, पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है ना, इसके बारे में मेलेस लॉ, ये सब। आज थोड़ा सा उसी का सोच रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का देता हूँ, आपसे बन पाता है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद डिफ्रैक्शन हम लोग शुरू करते हैं। तो चलो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ भी दे रहा हूँ। कह रहा है कि ये मतलब ये अब लिंकेज क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन दे दिया है, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, मतलब कोई सैंपल है उसमें प्लेन पोलराइज लाइट भी है एंड अनपोलराइज लाइट। कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड अनपोलराइज लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन ए पोलराइजिंग शीट, है ना। कह रहा है कि मान लेते हैं कोई सैंपल है, उसमें पोलराइज लाइट भी है और अनपोलराइज लाइट भी है, मतलब इधर पोलराइज लाइट भी है, पोलराइज लाइट भी है, प्लेन पोलराइज लाइट, और आपको ये वाला भी है अनपोलराइज लाइट। समझ ही गए हैं, ऐसे लिखा हूं तो, है ना। तो ये अनपोलराइज है और ये पोलराइज लाइट है, ठीक है। और इसको इन दोनों का सामना एक पोलराइजिंग शीट से हो जा रहा है ना, पोलेरोइड से हो रहा है। आपको ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसी को हम लोग पास एक्सिस बोलते हैं। जो इससे बाहर निकलेगा, है ना, जो इससे इसके पैरेलल में होगा, वो लाइट वेक्टर आगे इससे पास कर जाएगा, है ना। अब कह रहा है आपसे पोलराइजिंग शीट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, ठीक है, यहाँ पर सामने रखा गया है। तो पोलराइज लाइट भी है, अनपोलराइज लाइट भी है, और यहाँ पर एक पोलराइजर है, और इन दोनों का सामना इस पोलराइजर से है, मतलब ये दोनों इस पोलराइजिंग शीट से पास होकर के जाना है, यही कह रहा है आपसे। देखो इसमें लैंग्वेज में थोड़ा फंसाएगा, लेकिन फंसना नहीं। इसमें कह रहा है कि द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी वैरीज बाय ए फैक्टर 4, यहीं पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कह रहा है, अब क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ कि इस साइड में एक सैंपल है, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं वैसे मोटा मोटी समझने के लिए, ऐसे तो लाइट के केस में होता नहीं कि सैंपल के फॉर्म में, लेकिन आप मोटा मोटी समझो कि इधर प्लेन पोलराइज लाइट भी है, अनपोलराइज लाइट भी है, ठीक है। मतलब दो वेराइटी के चीज इधर है, और पोलराइजिंग शीट इसके आगे रख दिया गया, इनको पास कराया जा रहा है। तो पास कराने के बाद यहाँ पर जो इंटेंसिटी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, यहाँ पर जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी है वो वैरी कर रही है, कितने के फैक्टर से, 4 के फैक्टर से। खूब अच्छा से सुनना, 4 के फैक्टर से क्या हो रही है, वैरी कर रही है। मतलब मैक्सिमम मान लेते हैं, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी आ सकती है, मिनिमम भी आ सकती है, उनके बीच का जो क्या कहते हैं कितने टाइम्स है, आई मीन और आई मैक्स का, वो 4 टाइम्स है। कहने का मतलब ये है, देखो ऐसा कह रहा है, इस साइड में प्लेन पोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट भी है, पोलराइजिंग शीट से पास करने के बाद जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी है वो वैरीज कर रही है। तो सिंपल सी बात है, मिक्सचर ना इससे पास होके जा रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी भी हो सकती है, मिनिमम इंटेंसिटी भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों पास करके इधर जा रहे हैं कि नहीं। और क्वेश्चन में दे रखा है कि द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी वैरीज बाय ए फैक्टर 4, और कुछ नहीं लिखा है। मतलब यहाँ ब्रेन लगाना थोड़ा सा। अच्छा, यही ना लाइट वेक्टर इसे पास करके जा रहा है, कह रहा है कि 4 के फैक्टर से इंटेंसिटी जो है, ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी जो है वो वैरी कर रही है। तो अब ब्रेन लगाओ, क्या दिया हुआ है, 4 मतलब क्या दिया हुआ है। अब चलो एक एक करके पहले समझोगे तो समझ में आएगा। मान लेते हैं ये अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजिंग शीट से बाहर निकलेगी, तो मान लेते हैं इनकी इंटेंसिटी दोनों कंपोनेंट का मिला लिया जाए। अब मैं बताया भी हूं, ऐसे भी अनपोलराइज लाइट जब पोलराइजिंग शीट से बाहर निकलेगा तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है कि नहीं। एक एक करके समझो। तो इसको ही पास कराना है। मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, टोटल की आई नॉट है, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, बोलो, आई नॉट बाई 2 नहीं,
I0/2 नहीं हो Yes, जाएगा। sir. ये अनपोलराइज लाइट की बात कही जा रही है। Yes, sir. ये क्या है आपका, ये क्या है, पोलराइज लाइट है। मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी IP है। क्या है, अब मैं बताया हूं ना, अगर इसके पास एक्सिस से मैच करेगा तो सीधे का सीधे निकल जाएगा, मैलेस लॉ लगना ही नहीं है। अगर ऐसे रहेगा तब, लेकिन कुछ सर्टेन एंगल पर अगर रहेगा पोलराइजिंग सीट, तब इसके केस में मैलेस लॉ लग जाएगा। खूब अच्छे से सुनो, मैलेस लॉ कब लगता है, मैलेस लॉ तब लगता है जब प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजर से पास करता है तब, यही ना है। अगर इसके केस में देखें, अगर ऐसे वाइब्रेट अगर ये कर रहा होगा प्लेन पोलराइज लाइट, तब मान लेते हैं ऐसे ये रखा गया है ना पोलराइजर, तो सीधे का, अगर इसके इंटेंसिटी IP है प्लेन पोलराइज लाइट की, तो ये तो बाहर सीधे निकल जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला भी लगाएंगे इसमें मैलेस लॉ का कि जो ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इधर वाली इंटेंसिटी और कॉस स्क्वायर, ये तो कितना बनेगा 0 डिग्री ना, तो ये तो IP आ जाएगा, बताया भी था। तो कहने का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट जब पोलराइजिंग सीट से पास करेगी, है ना, तो अगर उसका एक्सिस मैच कर रहा है तो वही इंटेंसिटी रह जाएगा। तो सोचो आप, इसका मतलब ब्रेन लगाओ, जो पोलराइजिंग सीट होगा वो इसके पैरेलल में नहीं होगा, ये थोड़ा सा एंगल उंगल पर दे देगा। इसलिए दे देगा कि देखो क्यों, ऑन पोलराइज लाइट तो किसी भी एंगल पर इधर रहे हाफ हो जाएगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है। और प्लेन पोलराइज लाइट के केस में अगर ये कुछ एंगल बनाए रहेगा तो मैलेस लॉ लगेगा, मतलब इसमें मैलेस लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इसमें मैलेस लॉ लगेगा, यही तो होगा। तो इधर मिक्सचर है आपको अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट का, मतलब अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर I0 है तो ये भी पास होना है, ये भी पास होना है। मान लेते हैं ये पोलराइजर वो ऐसे रखे गए हैं, तो ये किसी भी ओरिएंटेशन में रहे, अनपोलराइज लाइट के लिए क्या होगा, इसका तो आधा कर देगा, आधा कर देता है ना, तो इधर तो I0/2 हो जाएगा, ये भी तो पास करेगा, लेकिन ये पास करेगा, देखेगा कि ये एंगल बन रहा है तो मैलेस लॉ लग जाएगा। तो प्लेन पोलराइज लाइट के केस में आप मैलेस लॉ लगाते हैं, है ना, जब पोलराइजर से पास कराते हैं तो, और अनपोलराइज लाइट का तो इंटेंसिटी ऐसे भी आधा हो जाता है, उसको तो सोचना ही नहीं। मतलब आपको ये ब्रेन लगाना है कि इधर मिक्सचर है अनपोलराइज लाइट का, पोलराइज लाइट का, और इसको पोलराइजर से पास कराना है, तब कह रहा है जो इंटेंसिटी इधर ऑब्जर्व किया जा रहा है, वैरी हो रहा है, वो 4 के फैक्टर से वैरी हो रहा है। तो हो सकता है इसको रोटेट किया जा रहा हो तो कहीं पे इंटेंसिटी में जो बाहर निकल रही है ट्रांसमिटिंग इंटेंसिटी वो मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का जो फैक्टर है, कितने के फैक्टर से, मान लेते हैं जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाहर जा रही है वो 15 है, मान लेते हैं 20 है, कितना है 20 है, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, और जो मिनिमम है वो 5 है, तो 20 बाई कितना, 20/5 4 नहीं हो जाएगा, इसीलिए ये दिया हुआ है। मतलब इसको रोटेट किया जा रहा है और इधर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है और मिनिमम इंटेंसिटी कितना है, वो कितने के फैक्टर पे हैं, 4 के फैक्टर पे हैं। कहने का मतलब यही है। तो चलो अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन अब ये लैंग्वेज जो लिखा था वो समझा दिया, अब जो क्वेश्चन है वही कह रहा है कि 2 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज IP बोल रखा है प्लेन पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी IP एंड I0, इसका इंटेंसिटी I0 बोल रखा है अनपोलराइज लाइट का, रेस्पेक्टिवली ऑफ द पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड कंपोनेंट इन इंसिडेंट बीम। रेशियो बताना है आपको, चलो आपको बताना है, जानते हैं क्या, IP/I0 बताना है कि वैल्यू बता देनी है। फिर से एक बार और बता दे रहा हूं, प्लेन पोलराइज लाइट है, मिक्सचर में अनपोलराइज लाइट है, दोनों को इससे सीट से पास कराया जा रहा है और ये नहीं बोला जा रहा है ये सीट कैसे रखा गया है। तो अनपोलराइज लाइट भी पास होगा तो उसका इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा, इसका I0 दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, इसको भी पास कराएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एंगल का होना है जरूरी है, एंगल का होना जरूरी है, लेकिन एंगल नहीं दिया है आपसे, ये दे दिया है इधर जो ट्रांसमिटिंग जो बाहर इंटेंसिटी निकल रही है वो 4 के फैक्टर से वैरी कर रही है। कहने का मतलब इसको घुमाते रहेंगे तो कहीं देखो ये तो I0/2 होगा, इसमें ये वाला क्या होगा, इंटेंसिटी जाके जुड़ेगी, है ना, तो बाहर जो इंटेंसिटी निकल रही है मैक्सिमम ही इंटेंसिटी होगी, मिनिमम ही इंटेंसिटी हो, उनके
उनके बीच का जो अंतर है वो 4 के फैक्टर का है। मतलब अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो बाहर निकल रही है अगर 20 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो मिनिमम 5 हो सकती है, मतलब 4 का फैक्टर का अंतर रहेगा, है ना। तो आपसे पूछा है आईपी बाई आई नोट का वैल्यू बता दीजिए। आईपी क्या है, इससे पास होने से पहले इसकी इंटेंसिटी है और अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है। तो आईपी बाई आई नोट बता देना है। ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, देखता हूं बनाते हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1:2, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1:4 और सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3:2 और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 3:4। बनाओ तो नवनीत। ये क्योंकि उतने क्वेश्चन बना लिए हैं, ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है लेकिन एकदम सिंपल है, ऐसे आ भी सकता है आपको नीट में क्योंकि इजी है, थोड़ा लॉजिकल है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा, देखता हूँ, मुझे भी नहीं यस पता है। किसी होगा, देखो यही सब क्वेश्चन बनाओ, 7-8 क्वेश्चन बन चुका है, एकदम इजी है। देखो ये आपको आ जाएगा ना कि मेडिकल का फेवरेट टॉपिक है ये, इसलिए फेवरेट टॉपिक है मेडिकल का। ये मत समझो कि IIT जेईई में आया ही ये है, आपको टॉपिक देखते ही पता चल जाएगा क्योंकि ये इसमें लॉजिकल थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व उतना नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका कोई भी छोटा सा भी कोना मत छोड़ो कि कहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी होगी फंसने का, तो कोई भी थोड़ा टफ क्वेश्चन भी बना लो इस पे। बताऊं, बता। देखो कितना इजी है, आपको एंगल दिया रहता टफ से बना देते। एक चीज तो याद रखो कि इधर मिक्सचर है, जब ये पास करेगा तो I0/2 होगा, मतलब इधर ट्रांसमिटिंग जो है अनपोलराइज लाइट के केस में I0/2 ये तो फिक्स होगी, ये तो मिनिमम जो है, क्योंकि ये तो पास होना ही होना है, तो बाहर जो निकलेगी लाइट है ना अनपोलराइज लाइट का, इसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब माजरा बस पोलराइज लाइट के केस का है, आप पोलराइज लाइट के केस में मैलेस लॉ लगाते हैं, तो हम लोग इसको रोटेट करते चलेंगे, है ना। तो रोटेट करेंगे तो ये टोटल का टोटल कब पास हो जाएगा, जब ये 0 डिग्री पर होगा, तो 0 डिग्री पर होगा तो जो ट्रांसमिटिंग है उस समय मैक्सिमम होगी, क्यों, क्योंकि ये आईपी टोटल का टोटल क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं, बोलो। मैलेस लॉ लगाएंगे तो इसके केस में बताओ, ये है प्लेन पोलराइज लाइट, अगर ऐसे अभी रखा गया है तो ये तो सारा का सारा क्या होगा, लाइट,
इसकी इंटेंसिटी अभी आईपी है, बाहर निकल जाएगी कि नहीं, बोलो, इसके पास एक्सिस से मैच करेगा, है ना। तो ये तो आईपी Yes. मतलब इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी पास होगी, या मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगी, आईपी प्लस आई नोट बाई 2। कितना आसान है। अब चलो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आई नोट बाई 2 तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर इस ऐसे अगर रखा जाएगा तो ये सीधे का सीधे क्या होगा, इससे पास हो जाएगा, मतलब सारी की सारी इंटेंसिटी निकल जाएगी 0 डिग्री पर होगा तो, क्योंकि ये आईपी लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा के जगह 0 डिग्री और cos 0 डिग्री 1, तो सारा का सारा पास हो जाएगा। उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिट होगी पोलराइजर से बाहर। ओके, तो आई मैक्स का वैल्यू ये हो गया। अब देखो इसको रोटेट करते चलेंगे और जब ऐसे रहेगा, इसको मिटाता, इसको रोटेट करते चलेंगे या जब ऐसे रहेगा, ऐसे, है ना, ऐसे जब रहेगा तो ये देखो, ये तो प्लेन पोलराइज लाइट है और इसका पास एक्सिस ये है, तो इसे तो 90 डिग्री पर है, मेलस लॉ लगाएंगे इसके केस में, इसकी इंटेंसिटी आईपी है, तो ये बाहर निकलेगी तो कितनी हो जाएगी, बोलो तो, बोलो, आईपी cos स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, cos 90 डिग्री 0। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट जब पास होगा तो 0 इंटेंसिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये मिक्सचर है, ऑन पोलराइज इससे पास होगा, कोई किसी भी ओरिएंटेशन में रखें, ऑन पोलराइज वो तो कितना दे देगा, आई नोट बाई 2। कहने का मतलब जब ऐसे रहेगा पोलराइजिंग सीट, है ना, उस समय मिनिमम इंटेंसिटी निकलेगी, निकलेगी कि नहीं, बोलो, और कितनी वैल्यू हो जाएगी, आई नोट बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई मैक्स और आई मिन के बीच 4 का फैक्टर है, 4 मतलब अगर ये 2 वाट पर मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 8 वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना, मतलब 4 का फैक्टर है, यही बोल रखा था, एंगल नहीं दिया हुआ था। तो अब चलो, तो यहां पर मैं अब लिखता हूं, आईपी बाई आई नोट आपको फाइंड आउट करना था। देखो एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ोगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, तो आई मैक्स बाई आई मिन आपको दिया हुआ है कितना, 4, है ना, तो आई मैक्स का वैल्यू कितना है, बोलो, आईपी प्लस आई नोट बाई 2, आई मिन का वैल्यू कितना है, आई नोट बाई 2, ये 4 इधर दिया हुआ है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2IP प्लस आई नोट बटा में 2 और बटा में आई नोट बाई कितना 2 इज इक्वल टू कितना 4 आपका हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसको मिटा देना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको, देखो तुम, हाँ, ये 2IP प्लस आई नोट और बटा में कितना, आई नोट इज इक्वल टू 4, तो आई नोट से ऐसे करेंगे तो 2IP बाई आई नोट प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो इधर हो जाएगा 2IP बाई आई नोट इज इक्वल टू 3, ये 1 उधर जाएगा तो IP बाई आई नोट का वैल्यू कितना आ गया, बोलो, 3/2 नहीं आ गया, इसी को 3:2 क्या लिख देंगे 2, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, बोलो, 3:2 सी ऑप्शन। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एंगल ना दे करके ट्रांसमिटिंग जो इंटेंसिटी है उसके बारे में बोल दिया है थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा ब्रेन लगाना है। अब डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि पोलराइजेशन का अगर एंगल बता दिया तो सब काम बन गया, वो तो एडवांस का भी क्वेश्चन हो तभी बन जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पर फंसाने का आपको चीज नहीं है, या तो लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट करेगा लेकिन वहां फंसना नहीं, ठीक है। चलो, अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन था, इसी का लिंकेज क्वेश्चन है। अब अगले में पूछ रहा है, ये आप बताओ, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, इफ द एक्सिस ऑफ पोलराइजिंग सीट इज फिक्स्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, अब बोला है पोलराइजिंग सीट का एंगल फिक्स कर दिया गया 45 डिग्री बोल दिया, विथ द डायरेक्शन when the transmitted intensity is maximum, then find the total intensity of the transmitted beam in terms of I naught। अब क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि पोलराइजिंग सीट का जो एंगल है वो फिक्स कर दिया गया 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री है। अब आपसे कहा है when the transmitted intensity is maximum, अच्छा
ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी मैक्सिमम बोल रखा है, जो बाहर निकल रही है इंटेंसिटी। देन फाइंड द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इन टर्म्स ऑफ आई नॉट। जो बाहर निकल रही है इंटेंसिटी, उसको आई नॉट के फॉर्म में आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा, इसको बनाओ तो। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आई नॉट के फॉर्म में, जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है 3/2 आई नॉट। बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 3/4 आई नॉट। सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 6/5 आई नॉट। और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 5/4 आई नॉट। बनाओ तो। सर एक बार और क्वेश्चन बोल दीजिए। चलो, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको एंगल बता दिया पोलराइजिंग शीट का कि 45 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? पोलराइजिंग शीट अब ऐसे रखा गया है, 45 डिग्री बना रहा है। एंगल अब फिक्स कर दिया। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है, हाँ, आपसे बोल रहा है कि पोलराइजिंग शीट जो रखा गया है 45 डिग्री पर रखा गया है। उस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी जो बाहर इंटेंसिटी निकल रही है ना, उसकी वैल्यू बता देनी है आई नोट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? आई नोट के फॉर्म में। कब? जब मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही है। दोनों बात कहा है, एक तो बोल दिया कि 45 डिग्री पर ओरिएंटेड है, दूसरा आपको इंटेंसिटी का वैल्यू जो ट्रांसमिट हो रही है बाहर, जो 45 डिग्री पर है, उस केस में इंटेंसिटी का वैल्यू आई नोट के फॉर्म में बताना है। एट द सेम टाइम आपसे बोला है जब रखा गया है तो आपसे उसके केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी बाहर निकल रही है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी बाहर निकल रही है। देखो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। हाँ ये क्वेश्चन, हाँ, इफ द एक्सिस ऑफ पोलराइजिंग शीट इज फिक्स्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द डायरेक्शन व्हेन द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, है ना, देन फाइंड द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इन टर्म्स ऑफ आई नोट। कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है आपको? चलो इसको बताता हूं। देखो, अब इधर से दोनों पास होंगे, पोलराइज लाइट भी है और आपको अनपोलराइज लाइट भी है, ऐसे बना दिया है ना। अब इस सीट से पास होंगे, ये 45 डिग्री बना रहे हैं, तो अब बताओ, ये तो आई नोट है तो ये तो बाहर निकलेगा, तो ये तो हाफ हो जाएगा, इसमें नो डाउट, इसका तो सोचना ही नहीं है। अब इसके केस में मैलेस लॉ लगेगा। प्लेन पोलराइज लाइट के केस में क्या लगता है? मैलेस लॉ लगता है ना। तो इसका तो आई नोट बाई 2 है, कोई बात नहीं। प्लस इसका कितना हो जाएगा बोलो तो? इधर इसकी इंटेंसिटी आईपी दी हुई है, तो क्या हो जाएगा? आईपी कॉस स्क्वायर कितना? 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यस यही तो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी। बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यस। चलो, तो अब देखो, ये हो जाएगा आई पी cos 45 का वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस sin नॉट बाई 2। यही तो इंटेंसिटी बाहर निकल रही है इससे। अब आते हैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा IP/2 प्लस I0/2। ये आई का वैल्यू आपको आ रहा है ना।
अब आईपी का वैल्यू बस लिख दें तो काम बन जाए। देखो जब मैक्सिमम इंटेंसिटी बाहर निकल रही थी तो यही रिलेशनशिप आ रहा था कि नहीं, आईपी बाई आई नॉट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से आईपी की वैल्यू ले लो, आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 आई नॉट, क्योंकि लिंकेज क्वेश्चन है, नो नीट ये सब ध्यान दो। तो 3/2 इंटू आई नॉट, तो आईपी के जगह इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो जो ट्रांसमिटेड जो इंटेंसिटी है आईपी के जगह कितना 3/2 आई नॉट, और बटा में क्या है आपको 2 है प्लस यहाँ पर क्या है आई नॉट बाई 2। बस कुछ नहीं करना था, इसको जोड़ दो। तो यही तो इंटेंसिटी ना बाहर निकल रही है। यस सर। यहाँ पर लिख देंगे आप कितना, एलसीएम लोगे तो 2, ये अगर करें तो ऐसे 3i0/4 प्लस i0/2, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये 3i0, ये 2i0, तो कितना हो गया बोलो 5i0 बाई कितना 4 हो गया। जो 4। हाँ ट्रांसमिटेड जो इंटेंसिटी है 5i0/4, तो इसमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा 5i0/4, डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना, तो यही हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, देखो अब दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, हाँ क्या चीज, आईपी में वो हाँ आईपी वहीं पे सब दिक्कत आ रही। देखो ऑन पोलराइज के केस में तो सोचना ही नहीं है, वो तो i0/2 हो गए हैं। अब पोलराइज लाइट के केस में याद रखना मैलेस लॉ लगता है, क्या लगता है मैलेस लॉ लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस मैक्सिमम का भी केस लेंगे तो सिंपल सी बात है पैरेलल निकलना चाहिए, है ना। तो यही तो रेशियो आता है IP/I0 इज इक्वल टू 3/2, है ना। तो आईपी का वैल्यू हो जाता है आपका 3/2 इंटू I0, बस आईपी के जगह इसको प्लेस कर देना था, है ना। आज जब 45 डिग्री पर है तो कितना एनर्जी बाहर, कितनी इंटेंसिटी बाहर निकलेगी I0/2, यहाँ पर मैलेस लॉ लगेगा, है ना, IP cos स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। आईपी के जगह बस वैल्यू पुट कर देनी थी, यहाँ आंसर आ जाता है, ठीक है, यही तो है। तो इसको मैं मिटाता हूं। अब हम लोग डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, कितना टाइम हो रहा है 30। तो देखो पोलराइजेशन और ये वेव ऑप्टिक्स तो खूब अच्छे से भी पढ़ाया, लेक्चर भी अपलोड कर दिया हूं आप लोगों को, जो लेक्चर कुछ वहां पर आपके ग्रुप में भी है सब चीज, और आपको यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर तो नहीं तो ग्रुप पे सारा चीज है, ठीक है। कुछ मान लेते हैं छूटा भी है, नहीं अपलोड हुआ है उधर, क्योंकि यूट्यूब पर तो प्रचार के लिए आदमी करता है। तो चल, तो ये हो गया आपको पोलराइजेशन से रिलेटेड। तो पोलराइजेशन के क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अब डिफ्रैक्शन हम लोग शुरू करते हैं, तो पहले तो इसके बारे में सुनो। स्टूडेंट डिफ्रैक्शन छोड़ देते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में सब टॉप, वेव ऑप्टिक्स के जो भी है उसमें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पोलराइजेशन हो, आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, जो भी हो, इंटेंसिटी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, सुपरपोजिशन हो गया, और डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो, डिफ्रैक्शन कुछ नहीं है, एक लाइन में मैं बताऊंगा, इसको समझना। जैसे आप लोग खाना वाना बनाते हैं पटना में, तो क्या करते हैं, चाकू रखते हैं ऐसे नुकीला टाइप का मान लेते हैं, ऑब्स्टेकल भी इसको बोल सकते हैं, ऐसे नुकीला टाइप का मान लेते हैं कोई चीज है, नाइफ है आपको, है ना। अब इधर से लाइट आ रही है, लाइट बीम आ रही है, खूब अच्छा से देखना। तो लाइट बीम दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको अभी हटाता हूं। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको सोर्स के बारे में बताया था, है ना, कि कहीं पर अगर पॉइंट सोर्स है, कहीं पे पॉइंट सोर्स है, तो क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में ऐसे वेव फ्रंट इसके होते हैं, मतलब ऐसे 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 होते 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 होते, तो मान लेते हैं यहाँ पर आकर के ये वेव फ्रंट गिर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ये आ रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर देखिए जो न्यूक्लियर पॉइंट है ये ऑब्स्टेकल है, ये ओपेक बॉडी है, ऑब्स्टेकल है एक तरीके से। तो यहां पर पढ़ने के बाद ये देखिए वेव फ्रंट यहां पर आके पड़ रहा है, तो मैं क्या बोला था, ये भी जैसे न्यूक्लियर यहां पर पड़ेगा ना, ये भी एक
सोर्स की तरह ट्रीट होगा। जैसे वहां करते थे, एक सोर्स से दो सोर्स बनाते थे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या बोलता था, एक सोर्स से ये एक वेव फ्रंट है, यहाँ 2 पॉइंट ले लेते थे, ये भी एक सोर्स की तरह यूज होते थे, जिसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होती थी। सेम वैसे ही है, यहाँ पर सोर्स है, सोर्स से चल रहा है, ये उसका वेव फ्रंट है, यहाँ पर आके टकराएगा। तो आप बताओ, इधर टकराएगा तो इधर की जितनी लाइटें हैं, ये तो शैडो रीजन है कि नहीं, इधर ये कौन सा रीजन है, शैडो रीजन है। इधर लाइट नहीं आनी चाहिए थी, मतलब आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे खड़ा है, इधर से लाइट आ रही है तो रुक जा रही है, तो इधर तो आनी नहीं चाहिए, इधर शैडो रीजन है, इधर नहीं आनी चाहिए। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी का भी फॉलो अगर करना चाहिए, अगर स्टेट में भी, तो यहाँ पर अगर है तो ये इधर नहीं आकर के सीधे निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर देखो, वेव के फॉर्म में जो हाइगन का जो थ्योरी है, वेव थ्योरी है, वो बोलता है ये एक वेव फ्रंट यहाँ पर आकर के गिरेगी। तो ये जो नोकीला पॉइंट है, एक तरीका से यहाँ पर वेवलेट की तरह, वेवलेट मतलब कुछ मत समझना, एक पॉइंट सोर्स यहाँ समझ लेना। मेन सोर्स ये है, यहाँ से लाइट चल रही है वेव फ्रंट के फॉर्म में, है ना, हाइगन का जो थ्योरी है। और यहाँ पर वेव फ्रंट गिरा, वेव फ्रंट पर एक पार्टिकल ले लिया, मान लेते हैं निकुला जो है, यहीं पर ये लाइट सोर्स की तरह यूज होगा, है ना। वेवलेट इसको बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं। आप वेवलेट बोल दो या एक पॉइंट सोर्स बोल दो, पॉइंट सोर्स समझना, काम करेगा पॉइंट सोर्स की तरह। और ये भी एक क्या होगा, ये भी आप भी जानते हैं, ऐसे ऐसे चलेगा वेव फ्रंट, इसका भी। तो ऊपर में तो चलो खुला है, ऊपर में तो लाइट जाएगी, लेकिन जानते हैं क्या देखा गया कि शैडो रीजन जो है, इसमें भी क्या है, इसमें भी लाइट आ जा रही थी, मतलब बेंडिंग हो जा रहा था। स्क्रीन पर जब देखा जाता था कि इधर भी लाइट का कुछ प्रभाव आ रहा है, लेकिन इधर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इधर आ जा रहा है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। ये जो बेंड हो जा रही है, देखो शैडो रीजन में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये वेव फ्रंट की तरह, जैसे ये सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम होता था, मतलब एक तरीके से सोर्स की तरह काम होता था। और यहाँ से क्या होते हैं, ये वेव फ्रंट जब निकालेंगे तो ये वेव फ्रंट उसके इधर भी आ जाते थे, इस सेक्शन में भी, शैडो रीजन में भी, और आकर के स्क्रीन पे आते थे। जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया इधर तो शैडो रीजन होना चाहिए, लेकिन लाइट इधर भी आ जाती थी। तो यही बेंडिंग जो हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सच टाइप ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं, है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो ओपेक बॉडी है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ रखा गया है, लकड़ी पिन जैसे यहाँ पर नाइफ रख दिया गया, तो ये शैडो रीजन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इधर से जो वेव फ्रंट आ करके इस पे गिर रही है, तो यहाँ की बात करें, अगर एज की बात करें, तो इसको पॉइंट सोर्स की तरह हम लोग ऐड कर देंगे, और इसका भी अब वेव फ्रंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस की तरह यूज होता है, ये वेव फ्रंट की तरह काम आएगा। तो इस शैडो रीजन में भी इसका ये बेंडिंग हो जा रही है, इसका इफेक्ट आ जा रहा है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब आपका जो डिफ्रैक्शन होता है, दो टाइप का आपका होता है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन और फ्रेंसहोफर टाइप डिफ्रैक्शन। ये दोनों लोग थे, तो चूंकि एक एक एक्सपेरिमेंट अलग अलग किए थे, उसको किताब में आपको पढ़ना है ना, तो ज्यादातर आपको पढ़ना है। तो फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में बोला गया, ये स्क्रीन है, ये ऑब्स्टेकल है, इधर सोर्स है, तो बोला गया कि जो स्क्रीन और ऑब्स्टेकल के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में ये देखा गया है। उसके इसमें जो एग्जांपल दिया जाता है कि एक नाइफ ऐसे रख दिया जाए और इस पे बीम को गिराया जाए, तो इस रीजन में भी, शैडो रीजन में भी बेंडिंग हो जाती है, उसका इफेक्ट आता है। तो इसको हम लोग जो ऑब्जर्व किया गया, ये सब इफेक्ट को, ये फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में देखा गया। कब, जब ये फाइनाइट डिस्टेंस होगा तब। लेकिन जो फ्रेंसहोफर थे, इसको और आगे जा करके सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का काम किए, आपको बुक में पढ़ने के लिए दिए, तो उसको हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। तो इतना अभी समझना डिफ्रैक्शन में कि एज जो होता है, ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, और शैडो रीजन में भी उसका इफेक्ट आ जाता है, और यही बेंडिंग को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाइगन की जो वेव थ्योरी है वो अप्लाई होती है, क्योंकि बोला गया कि अगर लाइट अगर पार्टिकल है तो इसको तो सीधे निकल जाना चाहिए था,
इधर तो उसका इफेक्ट ही नहीं आना चाहिए था, इफेक्ट आ रहा है इधर। इसका मतलब इसका वेव बिहेवियर है, मतलब जो हाइगन की थ्योरी है वेव फ्रंट वाली वही है इसमें अप्लाई होगी, क्योंकि ये एक तरह का तरीका से सोर्स की तरह काम कर रहा है, और सोर्स की तरह काम कर रहा है तो ये भी इसका भी एक वेव फ्रंट होगा। अब वेव फ्रंट ऐसे चलेगा, ऊपर का तो छोड़ दो तो ओपन है, नीचे में ही दिक्कत आ रही थी तो नीचे में भी उसका इफेक्ट आ रहा है ना। तो यही शैडो रीजन में उसकी एंट्री जो होती है इसी को डिफ्रैक्शन, इसी को धीरे धीरे आकर के आपको पढ़ने के लिए दिया गया। फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन, फ्रेंसहोफर टाइप डिफ्रैक्शन, फ्रेंसहोफर का ज्यादा आता है, ठीक है। उस सिंगल स्लिट जो डिफ्रैक्शन है उसी को हम लोग फ्रेंसहोफर टाइप डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा दूर, एक तरीके से सोर्स भी बहुत ज्यादा दूर होगा। तो अब बताओ, ये पॉइंट सोर्स बहुत ज्यादा दूर होता है फ्रेंसहोफर में, तो यहाँ तक आते आते जब यहाँ पर टकराएगा स्लिट पे तो प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर गिरेगा। सब पढ़ाऊंगा आगे, अभी यही इतना ही तक रखो, ठीक है। कल पढ़ेंगे, आज तो अगला क्लास अभी नहीं होगा, ठीक है, कल यस होगा। सर, ठीक।